गुड इवनिंग। और आज डेट है 9/1/23, जो आज मणिकांत सर का हिस्ट्री क्लास जो लेक्चर 12 हुआ है। तो आज सर बताए हैं कि मतलब ये एक ही मतलब ये नोट्स में बताए थे कि ये 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के पृष्ठभूमि अथवा इसका कारण जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभावी वर्ग नई व्यापारी कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि भारत में आर्थिक लाभ में उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको आर्थिक लाभ मतलब इंडिया में उसे मिलना चाहिए। फिर ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के समर्थन कंपनी एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। जो जो ब्रिटिश कंपनी था व्यापार कंपनी का एकाधिकार विरोध कर रहे थे। फिर वही एक उद्देश्य था। उसके बाद रेगुलेटिंग अधिनियम जब पास हुआ तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में इसे बनाया गया। इसका एक उद्देश्य था रेगुलेटिंग अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना, जो गलतियां हो रहा था ब्रिटिश कंपनियों को उसे दूर करना था, तथा इसमें ब्रिटिश कंपनी गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। जो ब्रिटिश कंपनी जो था वो अपनी मनमानी के अनुसार से अपना काम कर रहा था, कंपनी को व्यापार कर रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस पर मतलब रोक लगाने के लिए, उसमें जो कमियां था उसको दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया जो 1784 में लागू किया। फिर पीस इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों का प्रभावित नियंत्रण स्थापित किया। जो जो पीस इंडिया का जो ये अधिनियम ये इंडिया एक्ट जब ये कानून पास हुआ तो इसमें इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर उस पर कंट्रोल करने का फैसला किया। फिर एक दृष्टि में बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 ईस्वी में भारत सचिव के पद पर पूर्णगामी बन गया। मद्रास तथा मुंबई मामले में बंगाल के अधिकारी की अधिक स्पष्ट हुई। मतलब ये एक बंगाल और महाराष्ट्र में एक मद्रास और मुंबई में मामले में बांग्लादेश की अधिकृता ये स्पष्ट हुई। और हम देखते हैं कि उस पहले तो हम सब उपनिवेशवाद का वर्णित चरण पढ़े थे। अब उपनिवेशवाद का ये हम पढ़ेंगे औद्योगिक चरण, जो इसको हम द्वितीय चरण भी कहते हैं। और जो ये पढ़ेंगे 1813 से लेकर 1858 तक। यही इसी बारे में सर बताए थे लेक्चर 12 में जो हम पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है, औद्योगिक चरण का उद्देश्य है भारत को विनिर्मित उत्पादों को आयातक तथा कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तन करना। मतलब यहाँ बताया गया इसका उद्देश्य औद्योगिक चरण का जो उद्देश्य भारत के विनिर्मित उत्पादों को आयात तथा कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो हम इसमें राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति हम देखते हैं। मतलब यहाँ मतलब बताया गया कि इसका मेन उद्देश्य जो बाहर से जो निर्यात करना, जो बाहर से कच्चे माल को आयात करते थे आप इंडिया में उसे विनिर्मित करना, मतलब दोबारा बढ़िया बनाना, वो मैन्युफैक्चरिंग करना और साथ में उसे कच्चे माल को निर्यात करता था। निर्यात मतलब यहाँ से इंडिया से बाहर भेजता था बनाकर। तो जो यह वह काल था जो ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब जो 1813 से लेकर 1858 तक था वो ब्रिटिश कंपनी का एक मतलब महत्वपूर्ण युग रहा, महत्वपूर्ण क्रांति रहा, जो ब्रिटिश कंपनी को यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि उसका औद्योगिकरण काफ़ी प्रसार हुआ। तो औद्योगिकरण फिर हम देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। जो इंग्लैंड में जो था औद्योगिक क्रांति में जो औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ था वहाँ पे स्थापित हो रहा था। यहाँ जो क्षेत्र है लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, ग्लासगो हो गया, ये सब महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे थे। ठीक है, इस क्रम में एक शक्तिशाली औद्योगिक पूंजीपति मतलब अब व्यापारिक पूंजीपति से अब एक उससे मतलब जो व्यापारिक पूंजीपति के बाद अब औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो औद्योगिक पूंजीपति जब फैलने लगे, जब बढ़ने लगे तो इस वर्ग को दबाव में 1800 अधिनियम के प्रभाव में लाया गया। जब ये मतलब जो औद्योगिक पूंजीपति थे जो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन रहे थे, तो अमीर बनने का कारण था कि मतलब उसको रोकने के लिए 1813 अधिनियम पर एक लाया गया।
जो इसके तहत दरवाज़ा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। मतलब जो विनिर्मित वस्तुओं के लिए ब्रिटिश मतलब जो वहाँ से जो इंडिया से विनिर्मित जो प्रोडक्ट बन के इंग्लैंड आ रही थी, तो उसे खोल दिया गया। फिर देख सकते हैं कि प्रशासन मामले में यह ब्रिटिश कंपनी वस्तु बाजार में विकास हेतु काम करे। फिर यही फिर हम देखते हैं औद्योगिक चरण, जो राजनीतिक चरण था। भारत को एक सशक्त बाजार के रूप में विकसित करने के लिए कंपनी ने अधिक से अधिक क्षेत्रों के प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने के लिए बल दिया। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था वो मतलब जो भारतीय व्यापार था उसको आप अपने आप भूभाग कब्जा कर रहा था, अपने आप फैलाने का मतलब उस इंडिया में अपना फैक्ट्रियों को आप बढ़ावा दे रहा था, अपना व्यापार आप बढ़ा रहा था, अधिक से अधिक मतलब बल दे रहा था। इस चरण में भारत में वाले गवर्नर जनरलों के विस्तारवादी नीति के अनुसार करने के हेतु ब्रिटिश साम्राज्य व्यापक विस्तार कर बल दे, मतलब वो अपना साम्राज्यवादी मतलब अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था इंडिया में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के लॉर्ड हेस्टिंग के समय तो था 1813 से लेकर 23 का जो शासनकाल रहा, वो औद्योगिकरण का इसका शासनकाल लॉर्ड हेस्टिंग का हम देख सकते हैं। फिर इस लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो 1814 से लेकर 15 तक हुआ था। फिर हम उसमें जो सुगौली की संधि हुआ था 1816 को हुआ था। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1813 से लेकर 1818 तक रहा। फिर मराठा परिषद का भंग करना पड़ा। फिर जो उसी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना हुआ 1818 में। फिर हम आते हैं लॉर्ड एम हट थे जो 1823 से लेकर 28 तक रहा। इसमें हम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से लेकर 26 तक चला। फिर बर्मा का अधिकरण हुआ। फिर येंदो देबू की संधि हुई 1826 में। फिर हम देख सकते हैं विलियम बेटिक जो था 1828 से लेकर 35 तक रहा। फिर मैसूर का विलय था 1831 में। फिर लॉर्ड ऑकलैंड था 1836 से लेकर 42 तक ये रहा। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 में 42 में था। फिर एलन बोरो जो 1842 से लेकर 44 तक रहा। फिर सिंध का विलय हुआ था 1843 से लेकर 1847 में ये विलय हुआ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग था जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। जो लॉर्ड हार्डिंग का समय जो था 1884 से लेकर 1844 से लेकर फिर 1848 तक रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था जो 1845 से लेकर 46 ये 1 साल चला। फिर मार्च में 1846 में लाहौर की संधि हुआ। फिर इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 56 में रहा। फिर इसमें हम देख सकते हैं युद्ध एवं बल प्रयोग के माध्यम से विलय। डलहौजी जो था वो मतलब युद्ध और विलय के माध्यम से ये कर रहा था। फिर हम देखते हैं पंजाब का विलय जो द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, पंजाब का विलय जो हुआ था द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध जो 1849 में हुआ था। इसी में सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में। फिर लाहौर बर्मा का विलय हुआ था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। फिर हम देखते हैं कि बरार क्षेत्र का विलय 1858 में। फिर हम विचारधारा के माध्यम से विलय व्यापक सिद्धांत संतारा जैतपुर संबलपुर बघाट उदयपुर झांसी तथा नागपुर ये सब था जो मतलब ब्रिटिश शासन में हुआ था। तो हम अभी यही सब बेसिक पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे।